से सुनिएगा। पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर उसके बाद सवाल आता है। मान लो मेरे भाई ये चोर है, चोर यहां पे खड़ा है, ये पुलिस है। चोर और पुलिस के बीच की दूरी है 240 मीटर। पुलिस ने चोर को 240 मीटर की दूरी से देखा। पुलिस ने दूरबीन लगाई, चोर से लगे हैं। पुलिस ने चोर को 240 मीटर की दूरी से देखा। चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा। दोनों के नैन लड़े, नैन लड़ने से प्यार नहीं होगा, भागम भागी होगी। चोर भागने लगा, चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। ठीक है भाई, तो चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, तो चोर आगे खड़ा है, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस भागती है। अच्छी बात यह कि पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस चोर से ज्यादा तेजी से भागेगी, यानी कि पुलिस की स्पीड हमेशा चोर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। अभी दोनों के बीच की दूरी 240 मीटर है। चोर भाग रहा है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस भाग रही है 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चोर की स्पीड मैंने भाग ली, मान ली 16 है, पुलिस भाग रही है 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताओ दोनों शुरू किया, चोर ने भागना शुरू किया, चोर भागता 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 पीछे पुलिस आ रही, पीछे डंडा लेकर, और यहां पे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यहां पे पुलिस ने चोर को धर लिया मेरे भाई, यहां पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। बोलो हाँ। तो जब पुलिस ने चोर को पकड़ा तो दोनों सेम टाइम तक भागे कि नहीं भागे? दोनों ने एक दूसरे को एक साथ देखा, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, पुलिस और चोर ने। दोनों, चोर ने भागना शुरू किया, पुलिस ने पीछे पीछे भागना, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया। भागता रहा, चोर इतनी दूरी भागा, पुलिस इतनी दूरी भागा, और यहां जाके पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो दोनों सेम टाइम तक भागे। और आपको पता है अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डायरेक्ट स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर यहां पे चोर की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है, तो इनकी स्पीड का रेशियो है 2 से कट के 8/11। ये इनकी स्पीड का रेशियो 8/11 है, लेकिन इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 8/11 होगा। अगर पुलिस चोर पुलिस की स्पीड का रेशियो 8/11 है, तो चोर पुलिस के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 8/11 होगा। यानी कि अगर चोर 8 यूनिट डिस्टेंस भागा है तो पुलिस 11 यूनिट डिस्टेंस दौड़ी है। लेकिन चोर, अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को चोर पकड़ने के लिए 240 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस ज्यादा चली? 3 यूनिट। जबकि पुलिस को चोर से कितना डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा? 240 मीटर। 3 यूनिट के लिए 240 मीटर है 80 गुना, 80 टाइम्स। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा? 8 की वैल्यू भी 80 गुना आएगी, 640 मीटर। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए कितना भागी? 11 की वैल्यू भी 80 गुना, 880 मीटर। ये आ गया मेरे भाई, निकाल सकते हैं आप। यानी कि पुलिस को चोर पकड़ने के लिए 880 मीटर दौड़ना पड़ेगा। पकड़े जाने से पहले चोर कितना भाग चुका है? 640 मीटर भाग चुका है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। शॉर्ट्स कह रहे हैं सर, पुलिस का पेट निकला होता है वो कभी चोर नहीं पकड़ पाते। ऐसी बात नहीं है, खतरनाक पुलिस नहीं है, सिंघम स्टाइल के। ठीक है, पकड़ते हैं, लपड़ा भी मारते हैं चोर में। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत खर्चा पानी लेकर छोड़ भी देते हैं, मिल बांट के खाते हैं सब ये। ठीक है, चोर पुलिस मौसेरे भाई सब मिलकर करते हैं जनता की तबाही। ठीक है जी, तो टाइप करते हैं इस पर। मुझे लगता है इससे बेहतरीन तरीके से आपको चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा सकता। ओके, सवाल देखेंगे इस पे 28। दो चीजें, नाव चलती है पानी में, नाव चलती है पानी में मेरे भाई। नाव में लगी होती है मोटर, वो मोटर नाव को चलाती है, लेकिन पानी भी रुकता नहीं, पानी भी ठहरा ठहरा सड़ जाता है, इसलिए चलता पानी रहता है। नदी में पानी भी चलता रहता है। तो मेरे दोस्तों एक एक कंसेप्ट, एक एक टर्म को बहुत ध्यान से सुनेगा। तो पानी जिस स्पीड से बहता है, या नदी में धारा की चाल क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल, पानी की चाल, इसे हम डिनोट करते हैं वाई से, वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? पानी, नदी में पानी जिस स्पीड से बहता है, पानी जिस स्पीड से चलता है मेरे प्यारे भाई, उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल या करंट की चाल या पानी की चाल मेरे प्यारे भाई, वाई किलोमीटर पर आवर। अगली बात आप समझो, उसे वाई से डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि पानी कांस्टेंट है, पानी फिक्स है, पानी नहीं चलता। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पानी कांस्टेंट है, पानी बिल्कुल फिक्स है, पानी नहीं चल रहा। हम पानी में नाव उतारते हैं, नाव में लगी होती है मोटर, या मोटर लगी होती है नाव में, मोटर नाव को आगे की तरफ धकेलती है। तो शांत पानी में नाव जिस स्पीड से चलती है, वो नाव की मेहनत है, उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्थिर पानी में या शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यानी कि पानी को थोड़ी देर के लिए मानो कि पानी ठहरा हुआ है, तो ठहरे हुए पानी में नाव में जो पीछे लगी मोटर है, वो नाव को जिस स्पीड से धकेल के आगे ले जाती है, वो कहलाता है शांत जल में नाव की चाल, और इसे एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो आगे से मैं कहूं एक्स, तो आप समझिएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैं कहूं वाई, आप तो समझ रहे हैं सर, करंट, स्पीड ऑफ करंट। एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होता है। नाव, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टीम से हमेशा बड़ी होती है। एक बात बताओ, नाव की स्पीड तो कम है, पानी ज्यादा स्पीड से बहेगा, तो पानी तो नाव को भाग ले जाएगा, और जब नाव ही बह गई, कोई बचा नहीं तो सवाल का खाक बनेगा। इसलिए हमेशा बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड होती है, वो धारा की स्पीड से ज्यादा होती है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अब यहां पर मेरे दोस्तों हम अपनी नाव को उतारते हैं पानी के अंदर। हम अपनी नाव को पानी के अंदर उतारते हैं। पानी भी चलता है, नाव में मोटर लगी हुई है, नाव भी चलती है मेरे भाई। आपके पास दोनों रास्ते हैं, या तो आप अपनी नाव को पानी की बहाव की दिशा में चलाओ, या पानी के बहाव की विपरीत दिशा में चलाओ। दोनों रास्ते आपके पास है। अच्छे से कंसेप्ट समझ लीजिएगा मेरे भाई। मान लीजिए मेरे भाई ये नदी है, और नदी में पानी है मेरे दोस्त, तैरती हुई नदी है मेरे भाई, चलती हुई नदी। नदी में पानी की स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर। ये नदी इस डायरेक्शन में चल रही है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक लड़का, मछुआरे का लड़का, इसमें जो है नाव लेके उतरता है, और जिस दिशा में नदी बह रही है, जिस दिशा में पानी बह रहा है, जिस दिशा में नदी बह रही है, ये लड़का नाव को उसी डायरेक्शन में चलाता है, सेम डायरेक्शन में, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नदी जिस दिशा में बह रही है, देखो कितना खूबसूरत लड़का है, छोटा सा, ये भी कमाने लग रहा है। ये एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है नाव को, जिस दिशा में पानी बह रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आप बताओ, पानी खुद वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, पानी के ऊपर ही नाव चलती है, पानी की सतह के ऊपर। ये पानी जो है नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। पानी खुद वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, नाव की स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर शांत जल में, ये पानी भी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। तो नाव की अब स्पीड क्या हो जाएगी? नाव की स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई, और इसी स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, या हिंदी में अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम स्पीड। यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। धारा के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल, धारा के बहाव की समान दिशा में जो नाव की चाल है, उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और डाउन स्ट्रीम को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड मतलब एक्स प्लस वाई। क्या आपको कंसेप्ट समझ आ गया? बोलिए। ठीक है जी। तो नदी के बहाव की दिशा में अगर नाव चलाओगे तो पानी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। तो बोट की जो स्पीड है स्ट्रीम की सेम डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्पीड, उसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, और डाउनस्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई। अगला कंसेप्ट समझिएगा मेरे भाई।
खतरों के खिलाड़ी बालक मेरे भाई, नदी बह रही है, पानी बह रहा है इस राइट दिशा में, पानी ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पानी की चाल वाई किलोमीटर पर आवर। लड़का खतरों के खिलाड़ी, लड़का पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि पानी की दिशा अलग है और नाव अलग दिशा में चला रहे हो आप। तो मेरे भाई अगर ऐसा है तो पानी क्या करेगा, नाव तो ऐसे जा रही लेफ्ट डायरेक्शन में, ये पानी क्या है, ये नाव को पीछे की ओर धकेलेगा, ये पानी क्या नाव को पीछे की ओर धकेलेगा, क्योंकि पानी इस तरफ बह रहा है, तो पानी नाव को पीछे की ओर वापस धकेलेगा, तो नाव की स्पीड कम हो जाएगी। तो नाव की स्पीड कितनी रह जाएगी, नाव की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, नाव की खुद की स्पीड, लेकिन पानी इसको पीछे की ओर धकेलेगा, तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, हिंदी में उर्ध्व प्रवाह, हिंदी में उर्ध्व प्रवाह, इसे u से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, यानी कि धारा के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। बोट की जो स्पीड है वो करंट के, पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या बोलेंगे, इसे अपस्ट्रीम बोलेंगे, और अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, मुझे लगता है सबको समझ में आ गई है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए प्यारे भाई, अगली बात, मैंने अभी पढ़ा है कि x का मान हमेशा y से बड़ा होता है, x का मान बच्चों, डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, मैंने पढ़ा है डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, d प्लस यू बराबर, ऐड करोगे तो y से माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस x 2x, तो यानी कि x का मान 2 नीचे, x का मान आएगा d प्लस यू बटे 2, x का मान 2 नीचे आ जाएगा, 2 यहां पे नीचे आ जाएगा बटे 2 ये वाला बराबर x, तो x का मान आ गया d प्लस यू बटे 2। यानी कि अगर आपको बोट की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है, अगर नाव की शांत जल में चाल निकालनी है x का मान, तो क्या आएगा, जोड़ के आधा करो, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अगर घटाओ, अगर करंट की स्पीड निकाले, करंट की तो इनको घटा के आधा कर दो, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटे 2, करंट की स्पीड निकाले तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटे 2। ठीक है बच्चे, क्या आपको मेरी बात समझ में, तो x का मान क्या आएगा, d प्लस यू बटे 2, y का मान क्या आएगा, d माइनस यू बटे 2। समझ में आप बोलोगे यस सर, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्त। चलो भाई, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो, ये डिवाइड करो, तो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, डाउनस्ट्रीम बटे अपस्ट्रीम बराबर x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। अगर यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये हो जाएगा x से y का रेशियो d प्लस यू बटे d माइनस यू, ये ध्यान रखिएगा। या यहां से भी कर सकते हैं, अगर x से y का रेशियो लेंगे आप लोग, अगर x से y का रेशियो लेंगे तो बटे 2 कट जाएगा, x से y का रेशियो होता है d प्लस यू बटे d माइनस यू। मैं सवालों में इसका इस्तेमाल करूंगा, x से y का रेशियो d प्लस यू बटे d माइनस यू, d प्लस यू बटे d माइनस यू, x से y का रेशियो d प्लस यू बटे d माइनस यू। समझ में आ गया, मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आया है। सवाल करेंगे इस पे, पहला टाइप आएगा बोट स्ट्रीम का, टाइप नंबर 31 19। मेरे भाई, इस सवाल को करने से पहले जो मैं पढ़ाऊंगा आपको कंसेप्ट जानना है ना, राउंड ट्रिप टाइम, राउंड ट्रिप टाइम। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आपने कॉपी तो जरूर बनाई होगी, कौन कौन सारे कंसेप्ट कॉपी में नोट डाउन कर रहा है, एक बार कमेंट में बताइए। मेरे भाई मान लो ये एक नदी के दो किनारे हैं ए और बी, मान लो एक नदी के दो किनारे हैं ए और बी, और इनके बीच की दूरी है d किलोमीटर, इनके बीच की दूरी है d किलोमीटर। अब एक नाव जो है ए से बी तक जाती है डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई की स्पीड से, फिर लौट के आती है अपस्ट्रीम x माइनस वाई की स्पीड से। एक नाव ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाती है x प्लस वाई की स्पीड से, फिर लौट के वापस आती है अपस्ट्रीम x माइनस वाई की स्पीड से। यानी कि एक आदमी पहले ए से बी तक गई, फिर लौट के आई, तो आने जाने में जाना और आना, ये हो गए राउंड ट्रिप। क्या है, राउंड ट्रिप। तो इस राउंड ट्रिप में आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा मेरे प्यारे भाई, आप इसका जवाब दीजिएगा। तो देखो, आप d किलोमीटर जाओगे x प्लस वाई की स्पीड से, डाउनस्ट्रीम की स्पीड से, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, फिर आप d किलोमीटर वापस आओगे अपस्ट्रीम x माइनस वाई की स्पीड से, टोटल टाइम निकालना है, प्लस किया, एलसीएम लूंगा तो x प्लस वाई की x माइनस वाई में गुणा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, x माइनस वाई x प्लस वाई, x माइनस वाई में x प्लस वाई जोड़ूंगा तो 2x आएगा, तो टाइम बराबर आ गया 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टाइम बराबर आ गया 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टाइम बराबर 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ, ये याद कर लीजिए, राउंड ट्रिप टाइम, ये आप याद कर लीजिए मेरे भाई बहुत अच्छी तरीके से। समझ आ गई बात, आप बोलोगे यस सर। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी पर बेस्ड सुनिएगा, हर कोई बालक ये जानता है इस क्लास में कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर डिस्टेंस सेम रहती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का उल्टा होगा, टाइम का जो रेशियो होगा स्पीड का उल्टा होगा। अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर टाइम समांतर श्रेणी में है, अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो स्पीड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी कि नहीं होगी। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं, एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम रहता है, जैसे कि 3 8 13 18, ये क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 5-5 का गैप है, इसमें क्या है 5-5 का गैप है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, 1/3 1/8 1/13 1/18, ये कैसी सीरीज है बच्चों, ये जो है एक हरात्मक श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, ये हरात्मक श्रेणी। अब बताओ, अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और मैं टाइम का उल्टा कर रहा हूं तो स्पीड ऑटोमेटिकली किसमें हो जाएगी, स्पीड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी मेरे भाई, बताइए। अगर टाइम समांतर श्रेणी में है तो स्पीड उल्टा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रिवर्स सीरीज को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर है, ये सवाल है बेटा, मैं इस पे ये कांसेप्ट है, मैं इस पे आपको 2 सवाल कराऊंगा। मैं थोड़ा सा अलग चला जाता हूं टॉपिक से, मैं बोटर स्ट्रीम पूरा करवा रहा था। जैसे ये सवाल देखो आप, डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का, आप इस सवाल को रेशियो से कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, मैंने आपको पढ़ा भी दिया ऐसा सवाल कैसे करना है, पर मैं आपको आज दूसरी अप्रोच सिखाऊंगा जो मैंने पिछली क्लास में नहीं करवाई थी। रोहन अपनी साइकिल से ट्रेवल कर रहा है और उसने कैलकुलेशन करी कि अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगा तो दोपहर 2 बजे पॉइंट ए पर पहुंचेगा। रोहन अगर 12 की स्पीड से साइकिल चलाता है तो 2 बजे पॉइंट ए पर पहुंचेगा, ठीक है। अगर वह 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो दोपहर में 12 बजे वो पहुंचेगा पॉइंट ए पर। 1 बजे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, 1 बजे पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए किस स्पीड से यात्रा करनी होगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। ये सवाल में बोला गया है कि रोहन 2 बजे पहुंचेगा दोपहर में, रोहन 2 बजे पहुंचेगा अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है। अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाएगा तो दोपहर 12 बजे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा पॉइंट ए पर। अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो मान लो उसने चलना शुरू किया, पॉइंट ए तक जाना है, तो पॉइंट ए तक सेम डिस्टेंस जाना है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 बजे पहुंचेगा। बोला अगर दोपहर में 1 बजे पॉइंट ए तक पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, सवाल है क्या।
अगर 1 बजे बिंदु ए जो है आपको ए पर पहुंचना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखो, क्या टाइम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है? 12 से 1 घंटा है, 1 बज जाएगा, 1 बजे से 2 बजे 1 घंटा ज्यादा है, बोलो हाँ। यार ये टाइम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर टाइम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब स्पीड जो होगी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए कि नहीं? यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों का 18 और 12 का हार्मोनिक मीन निकालना है, हरात्मक माध्य निकालना है। क्या आप लोगों को हरात्मक माध्य निकालना आता है? मान लो जैसे दो संख्याएं हैं ए और बी, मान लो जैसे दो संख्याएं ए और बी, ए और बी का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? अरिथमेटिक मीन जोड़ के आधा कर दो। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? गुणा करके रूट ले लो। ए और बी का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं मेरे भाई? 2ab अपॉन a प्लस बी कांसेप्ट है, 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो मेरे दोस्त यानी कि 18 और 12 का हार्मोनिक मीन आएगा 2 गुणा 18 गुणा 12 अपॉन 18 प्लस 12, बोलो हाँ, ये आ जाएगा 18 प्लस 12 30, जो कि आपका 6 से कट जाएगा, 6 18 6 5 30, 72 बटे 5 आएगा 144 बटे 10, 14.4 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट आंसर आ गया बिना कुछ करे, 14.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए, बी ऑप्शन। बताओ क्या समझ? ठीक है, आप बोलोगे यस सर एकदम ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पहले सारे कंसेप्ट एक बार अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो ट्रेन के सवाल में कुछ नहीं रखा। देखो ट्रेन के सवालों में केवल आपके फॉर्मुला नहीं रटना तोते की तरह, गधे की तरह क्या फॉर्मुला रटते फिरो। ट्रेन के सवालों में आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, फॉर्मुला अपने आप बन जाएगा। आखिरी आ गया मेरे भाई, अब चलिए देखो, जब ट्रेन चलती है तो रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं, रास्ते में आदमी भी मिलता है, रास्ते में ब्रिज भी मिलता है, रास्ते में दूसरी ट्रेन भी मिलती है ना, रास्ते में चलता हुआ आदमी भी मिलता है। तो ट्रेन इन सबको पार करते हुए जाती है और इसी पर बेस सवाल बनते हैं। पहला कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 1, जब एक ट्रेन किसी खंबे को या एक स्टेशनरी मैन या स्थिर व्यक्ति को पार करती है, जब एक ट्रेन किसी खंबे को या किसी स्थिर व्यक्ति को पार करती है मेरे प्यारे भाई, तो ट्रेन कितना समय लेगी? मान लीजिए ट्रेन है, इसकी लंबाई है l, ये भैया स्टेशन मास्टर है, ये खड़ा है स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन मास्टर को क्रॉस करके जाती है, तो ट्रेन कितना टाइम लेगी? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। ये आदमी तो चल नहीं रहा भाई, ये स्टेशन मास्टर कितनी बढ़िया पीपीटी बनाई है, स्टेशन मास्टर तो चल नहीं रही, ये ट्रेन ही इस स्टेशन मास्टर को, इस आदमी को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी। तो ट्रेन को इस आदमी को पार करने के लिए कितनी डिस्टेंस जानी पड़ेगी? खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। ये ट्रेन चल रही है मान लीजिए s की स्पीड से, आदमी तो चल नहीं रहा, तो कितनी स्पीड क्या आएगी? s। टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर l बटे s। समझ में? यानी कि ये ट्रेन इस खड़े आदमी को पार करने में, स्टेशनरी स्थिर आदमी को पार करने में खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी, खुद की चाल से मेरे दोस्त। तो कंसेप्ट ये ध्यान रखना, जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन को खुद की डिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ता है, ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करके निकलेगी आगे। अगला कंसेप्ट समझिएगा, जब एक ट्रेन किसी टनल को या किसी ब्रिज को या पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस, कितना टाइम लेगी? जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, किसी ब्रिज को पार करती है तो कितना टाइम लेगी? मान लीजिए ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1, ये ट्रेन चल रही है s की स्पीड से मेरे दोस्तों। अब ये ट्रेन इस टनल के अंदर घुस जाती है और ये टनल जो है मान लो इसकी जो लंबाई है वो L2 है, तो ट्रेन इस टनल को पार करने में कितना टाइम लेगी? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। टनल तो चलता नहीं, टनल तो एक जगह फिक्स होगा, ट्रेन ही टनल को पार करेगी। तो ट्रेन को इस टनल को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? पहले ट्रेन ये खुद की डिस्टेंस क्रॉस करके यहां आएगी, फिर ट्रेन मेरे प्यारे भाई टनल को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी। यानी कि ट्रेन को टनल क्रॉस करने में L1 प्लस L2 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। किस स्पीड से? s की स्पीड से। समझ में आ गया? L1 प्लस L2 बटे s, बोलो। अरे भाई साहब, अगर तुमको कमेंट सेक्शन में लड़कीबाजी करने से फुर्सत, L2 टनल की लेंथ है, हाँ, L1 ट्रेन की लेंथ है, L2 टनल की लेंथ है। समझ में आ गया बच्चे? चलिए अगला कंसेप्ट ये समझिएगा। अगला कंसेप्ट, मान लो अगर कोई ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करती है, जैसे ट्रेन है इसकी लंबाई है मेरे भाई L, मान लो ट्रेन है इसकी लंबाई L है, ये ट्रेन चल रही है मेरे दोस्तों S1 की स्पीड से, ये ट्रेन S1 की स्पीड से चल रही है। अब एक आदमी ट्रेन की ही सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है S2 की स्पीड से। बताओ, व्हेन ए ट्रेन पासिंग ए मूविंग पर्सन इन सेम डायरेक्शन, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करती है सेम डायरेक्शन में, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को सेम डायरेक्शन में पार करती है तो कितना समय लगेगा? आपको पता है, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन को खुद की लेंथ क्रॉस करके आदमी से आगे निकलना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितनी क्रॉस करनी पड़ेगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर। पर ट्रेन भी चल रहा है, आदमी भी चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेन आदमी को क्रॉस करके आगे निकल रही है, सेम डायरेक्शन में आदमी दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। क्या आ जाएगा भैया? रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, और यहां हमेशा ट्रेन की स्पीड आदमी से ज्यादा होगी। ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करके तभी आगे निकल पाएगी जब ट्रेन आदमी से ज्यादा फास्ट स्पीड से चलेगी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। दूसरा केस, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है, मान लीजिए बच्चों ये ट्रेन है जिसकी लंबाई है L, ये ट्रेन चल रही है मेरे दोस्तों S1 की स्पीड से, एक आदमी ट्रेन के बराबर में दौड़ रहा है S2 की स्पीड से मेरे भाई, तो भाई ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करके अपने रास्ते आगे निकल जाएगी। तो ट्रेन को इस आदमी को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? तो ट्रेन इस मूविंग पर्सन को, इस चलते हुए आदमी को पार कर रही है, आदमी है लेकिन चलता हुआ है, जिंदा है, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर, देखो ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। ये ध्यान रखना, ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करने में खुद की लेंथ क्रॉस करके जाती है। ठीक है बच्चे? अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 प्लस S2। अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड यहां S1 प्लस S2 करना है, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2। समझ आ गया? जब एक ट्रेन किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करती है सेम डायरेक्शन में, देखो कितनी अच्छी पीपीटी बनाई है हमारी टीम ने, है गजब। गोविंद भाई ने क्या गजब की, सोनू ने क्या गजब की पीपीटी बनाई है, कलरफुल, मजेदार। देखो, जब एक ट्रेन एक दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करती है सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1, ये ट्रेन S1 की स्पीड से चल रही है, S1 की स्पीड से। अब इस ट्रेन के आगे एक और दूसरी ट्रेन चली है L2 की स्पीड से, इस ट्रेन की लंबाई L2, ये ट्रेन चल रही है S2 की स्पीड से मेरे भाई, तो ये पीछे वाली ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करके आगे निकल गई। समझ में आया? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना सभी बच्चे, तो क्रॉस इस ट्रेन को, ये ट्रेन एक दूसरी चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करके आगे निकल गई सेम डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। क्रॉस तभी कर पाएगी जब S1 की स्पीड S2 से ज्यादा हो मेरे भाई, ये बात तो क्लियर है सभी बच्चों को, ध्यान से सुनना।
एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी? पहले ये ट्रेन मेरे भाई खुद की डिस्टेंस क्रॉस करके इसके बराबर में आएगी, फिर यहां पे क्रॉस करके इससे आगे जाएगी। यानी कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस चलती है? दोनों की लंबाई का सम, यानी कि L1 प्लस L2। L1 प्लस L2। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अभी ऐसा क्रॉस कब होगा मेरे भाई? जब ये ट्रेन खटक यहां पहुंचे, फिर इसको क्रॉस करके आगे निकले, यानी कि पहले खुद की लंबाई चलेगी, फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई चलेगी। L1 प्लस L2 बटे टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 बोलो हाँ। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब ध्यान से अगला केस देखिए। जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में पार करती है, व्हेन ए ट्रेन पासेस अनदर मूविंग ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई ये ट्रेन है, मान लो इस ट्रेन की लंबाई है L1, ये चल रही है ऐसे S1 की स्पीड से। ये दूसरी ट्रेन है बच्चों, दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई है ये L2 इसकी लंबाई है, ये चल रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में S2 की स्पीड से। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी? दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अभी ऐसे हैं, क्रॉस कब करेंगे? क्रॉस करेंगे ऐसे, ये खटक हो गया क्रॉस। यानी कि दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस चलेंगी? दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2। तो ध्यान रखना, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, तो डिस्टेंस L1 प्लस L2, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 होगा, S1 प्लस S2। ये टाइम लगेगा। क्या आपको समझ में आ गया? करती है when a train passes a person sitting in another moving train। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे, दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, होता है ना, दो ट्रेन आजू बाजू में चल रही हैं, एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन में बैठे पैसेंजर को देखा, मान लो ट्रेन है इसकी लंबाई है L1, मान लो ये ट्रेन है इसकी लंबाई है L1, ये दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है L2, ये ट्रेन चल रही है S1 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में S2 की स्पीड से। डायरेक्शन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ट्रेन, ये पहली वाली जो फर्स्ट ट्रेन है, इसको नाम देता हूं फर्स्ट ट्रेन, ये पहली वाली जो ट्रेन है, इस दूसरी ट्रेन में, सेकंड ट्रेन में बैठा कोई पैसेंजर है, इस बैठे पैसेंजर को क्रॉस करती है। ये फर्स्ट ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है। अब आपको दिमाग लगाना है मेरे भाई, ये फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन में बैठे पैसेंजर को क्रॉस कर रही है, ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही। एक बात बताओ, ये आदमी बैठा है इस ट्रेन के अंदर, तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही होगी, ये आदमी भी उसी स्पीड से ट्रेन में बैठ के जा रहा है। यानी कि आप ये समझो ही मत कि ये ट्रेन है, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही होगी, इस ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स भी उसी स्पीड से चल रहे होंगे। तो यानी कि ये केवल ये कॉन्सेप्ट बन गया कि ये ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है S2 की स्पीड से। ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी L1, और अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। सेम डायरेक्शन है तो क्या होता? S1 माइनस S2। सेम डायरेक्शन है तो S1 माइनस S2 होता। आई बात